आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग इस न्यूज़ के साथ करते हैं। ज़रा इसे पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है कि भारत ने 248 मिलियन डॉलर का डील साइन किया है एडवांस बैटल टैंक इंजन के लिए। किसके साथ साइन किया है? तो यहाँ पर आपको दिखेगा रूस के साथ में भारत ने इस समझौते को साइन किया है। वहीं दूसरी तरफ एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूएस डिमांड्स इंडिया स्टॉप परचेज ऑफ रशियन वेपन। दूसरी तरफ न्यूज़ है और दोनों न्यूज़ 24 आवर के बीच का ही है। आपको 24 घंटे में ही दिखेगा ये दोनों ही न्यूज़ आया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने भारत से डिमांड किया है कि आप रशियन वेपन को ख़रीदना बंद कीजिए, कम कीजिए, और उसने बोला है कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ जो आप बढ़ रहे हैं इसको भी आप रोकिए। इन दोनों न्यूज़ के कारण से वैसे भी अगर आपका 71 बीपीएससी है तो भी 70 है मेंस तो भी आपके लिए भारत और रूस को संबंध को पढ़ना डिटेल में परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहाँ से मेंस में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अगर आप GS1 का IR का क्वेश्चन निकालेंगे तो हर दूसरे तीसरे साल में आपको भारत और रूस से संबंध से सवाल आपको दिखेगा। जो 38 नंबर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं, वो पूछे गए हैं। तो इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और पिछले ही कुछ महीनों में भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा भी हुई थी, कहाँ के लिए? रूस के लिए। तो उसके बाद भी ये चर्चा में बना हुआ है। और अभी जो वर्तमान में अमेरिका और रूस का संबंध अच्छा हो रहा है उसके कारण भी ये चर्चा में बना हुआ है कि क्या इससे भारत के ऊपर में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है, या भारत के लिए ये रिलेशन अच्छा रहेगा। तो डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे और उसको किस प्रकार से हल करना होता है। IR का ये वीडियो होगा जिसमें भारत और रूस के संबंधों को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भारत बांग्लादेश, भारत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत ब्रिक्स और भारत के साथ एक और देश का रिलेशन भारत फ्रांस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज डिटेल भारत रूस पढ़ेंगे। अगले वीडियो में भारत और चीन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ेंगे। ये BPSC मेंस के रिगार्डिंग में डिटेल लेक्चर होगा। आज न्यूज़पेपर इसलिए नहीं आया है क्योंकि वीक में मुझे एक दिन ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाके मैं BPSC मेंस के लिए भी पढ़ा सकता हूँ। एक चीज़ और है कि आज का न्यूज़ मैं आपको मंडे को कंक्लूड करके दे दूंगा, ओके? उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। इस सवाल को भी लिखने की कोशिश कीजिएगा जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लिखेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन, यही होता है, सीधी सी बात होती है। लिखिएगा जो मैं दिखाऊंगा अभी सवाल और जो पढ़ाऊँगा, तो उसके आधार पर एक ही पेज सही लेकिन लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या, कोशिश कीजिएगा कि नोट डाउन कर ले सवालों को या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और उसको लिखें बाद में। शीत युद्ध के बाद से कीवर्ड्स को हमेशा हमें क्या करना है? घेरते जाना है। शीत युद्ध के बाद से क्या करना है? भारत और रूस के संबंधों के विकास का विश्लेषण कीजिए। वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सिनेरियो में आए परिवर्तन के संदर्भ में यह संबंध किस प्रकार अनुकूलित हुआ है, किस प्रकार से भारत और रूस का संबंध जो है वो जियोपॉलिटिक्स के चेंज होते हुए दौर में भी एक अच्छा खासा बना हुआ रहा है, कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। अगला सवाल है कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। रक्षा सहयोग नहीं लिखना है, रक्षा सहयोग का महत्व लिखना है, इम्पोर्टेंस लिखना है। एग्जामिनेशन में भी यही गलती करते हैं, वो आपसे पूछता है कि रक्षा सहयोगों के महत्व पर चर्चा कीजिए और आप रक्षा सहयोग लिख कर आ जाते हैं, फिर आपको मार्क्स एवरेज मार्किंग मिल जाता है। महत्व पर चर्चा कीजिए। इस सहयोग के भारत की रक्षा क्षमता और उसकी रणनीतिक स्वायत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है, रणनीतिक स्वायत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में भी लिखना है। हाल के वर्षों में भारत रूस संबंध के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच कीजिए। हाल के समय में कौन कौन सी चुनौतियां भारत और रूस के सामने आए हैं, उभरती वैश्विक प्रवृत्तियों के सामने इन साझेदारी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन साझेदारियों को इन चुनौतियों से बचा करके आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है इस सवाल में। ये 3 सवाल मैंने दिया है, कोशिश कीजिएगा कि इसको लिखें। एक और सवाल है, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के भारत रूस संबंधों पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके पश्चात से हुआ क्या था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और ये सब देश आते हैं, उन देशों ने
उन देशों ने रूस के ऊपर में और विथ हेल्प ऑफ अमेरिका की मदद से बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था और एक तरीके से रूस की इकोनॉमी को ब्लॉक करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो वही पूछ रहा है आपसे कि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के भारत रूस संबंधों पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। भारत ने रूस के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को बनाए रखते हुए इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया है। सबसे रेलेवेंट सवाल ये आज के दौर में आपके लिए है कि अमेरिका और रूस अब धीरे धीरे संबंधों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपना ब्लॉक बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे रूस से। तो ये जो दौर है, इस दौर में भारत और रूस का संबंध किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लॉन्ग फॉर्मेट में आपसे हो सकता है अभी पूछ ले या 71 बीपीएससी मेंस में आपसे पूछ ले। तो ये 4 सवाल मैंने आपको बताया है। कोशिश कीजिएगा कि इन चारों को लिखें, कोशिश करें लिखने की। जब तक प्रयास नहीं करेंगे नहीं लिख पाएंगे। आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पहले भारत और रूस का संबंध डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, शुरू करते हैं बेसिक्स। अगर हम लोग किसी भी देश के रिलेशन में पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले उसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। अगर हम अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और वर्तमान में हमारे संबंध क्या है ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद से चुनौतियों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम संभावनाओं को, पोटेंशियल किस क्षेत्र में बढ़ने की, इसको पढ़ लेते हैं, तो आईआर का अपना टॉपिक कोई भी कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट टॉपिक इसी को कहा जाता है और इसी के हिसाब से फिर आपको आंसर लिखना होता है। ये डायमेंशन ही इतने ही सारे होते हैं आईआर में। और क्या आईआर में भारत रूस रिलेशन लिखे तो वहाँ पर मैप बनाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूस और भारत की सीमा नहीं लगती है, इसलिए वहाँ पर मैपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी ज़बरदस्ती कुछ लोग बनाते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा, एग्ज़ाम में आपके पास में उतना समय नहीं होगा। भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास, अगर समय रहता है एग्ज़ाम में तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। राजनयिक संबंध की स्थापना, इतिहास हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा हमें पता चल सके कि क्या है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाया भी जाता है कि वर्तमान समस्याओं को आप मल्टी डायमेंशनल एंगल से तभी सोच पाते हैं जब आपको इतिहास पता होता है। भारत और सोवियत संघ के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अप्रैल 1947 में स्थापित हुए थे। भारत और सोवियत संघ के जो रिलेशन हैं, अगर आप आज़ादी के पश्चात से देखेंगे तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा। एक स्थिर और शानदार संबंध है जो आज भी वैसे ही बना हुआ है, एवरग्रीन टाइप का रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया संबंध है। और ये संबंध जो होता है आईआर में, ये इमोशनल बेसिस पर नहीं होता है, इसमें भावनाओं की जगह नहीं होती है, इसमें केवल गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। ये मैंने बहुत पहले ही आपको समझाया था। तो आप ये देखिए किसी भी आईआर के टॉपिक में हम उनको क्या दे रहे हैं, बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यही बस आईआर का खेल होता है। भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। उससे पहले भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें ये था कि रूस पर अटैक भारत पर अटैक माना जाएगा और भारत पर अटैक जो है ये रूस पर अटैक माना जाएगा। इंदिरा गांधी जी के समय में भारत और रूस के संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हुए। शुरुआत से ही, आज़ादी के शुरुआत से ही हमने पहले तो नाम की नीति रखी थी कि भाई नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम ना तो रूस के पक्ष में जाएंगे न तो अमेरिका के पक्ष में जाएंगे। हालांकि हमने रूस से कई सारे स्तरों पर सहयोग लिया, जैसे भारत में प्रारंभिक दौर में सेकेंड पंचवर्षीय योजनाओं को याद कीजिए, जिसमें हमने हेवी इंडस्ट्री को स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, बड़े बड़े उद्योगों को। तो इनमें कई सारे उद्योगों को स्थापित करने में हमने उस समय के यूएसएसआर की मदद ली थी। इंदिरा गांधी जी के समय में हमारे संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए। रूस से ही इन्फ्लुएंस होकर हमने अपने जो प्रियम्बल है उसमें समाजवादी शब्द को इंक्लूड किया था। इसी दौरान हमने सामरिक समझौता पर साइन भी किया था और उसी कारण से 1971 के वॉर में वो हमारी मदद करने के लिए अपना शिप लेकर बंगाल की खाड़ी में भी आ गया था। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा, अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का स्तर तक बढ़ाया गया। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको समझते हैं। आप और हम जब से हैं, हम आपका और मेरा जनरेशन लगभग में एक ही होगा, आपसे हो सकता है कुछ वर्ष में बड़ा हूँ। आपने और हमने रूस के एक ही राष्ट्रपति को देखा है,
व्लादिमीर पुतिन। हम छोटे से इतने बड़े तक आ गए हैं और व्लादिमीर पुतिन अभी तक रूस के राष्ट्रपति बने ही हुए हैं। ये तो आपने देखा होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तब भी व्लादिमीर पुतिन थे वहाँ के राष्ट्रपति, और जब ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरा टर्म चल रहा है तब भी वहाँ पर कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति बने हुए हैं। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, डायमेंशन दूंगा तो आप समझ जाएंगे। शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध का तात्पर्य क्या है कि दुनिया के दो बड़े देश जो आपस में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, एक था यूएस और एक था यूएसएसआर। इसको कहा जाता है समाजवादी और इसको कहा जाता है पूंजीवादी। ये पूंजीवादी व्यवस्था को दुनिया भर में प्रसारित करना चाहता था, ये समाजवादी व्यवस्था को दुनिया भर में प्रचारित करना चाहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों देशों ने मिलकर लड़ा है। जापान में भी दोनों देशों ने मिलकर लड़ा है जापान से, और हिटलर से भी दोनों देश मिलकर लड़े हैं। लेकिन उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म हुई तो दोनों को लगा कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। इसी इन्फ्लुएंस के दौर में हर चीज़ में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि रेस दिखेगा। चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, जैसे स्पेस में जाने वाला पहला आदमी यूरी गागरिन अगर रूस का था तो चंद्रमा पर जाने वाला अमेरिका का मिशन था। तो स्पेस सेक्टर हो चाहे वेपन का सेक्टर हो, हर सेक्टर में इन्होंने क्या किया, कंपटीशन किया। यूएसएसआर की दिक्कत ये है कि उसने मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें थी उसमें तो कंपटीशन किया, लेकिन इकोनॉमी की बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण से 1991 में यूएसएसआर में भारी मंदी देखी गई। 1990 के दौर से ही भारी मंदी देखी गई, जहाँ पर हथियार तो बहुत सारे थे लेकिन उपज नहीं था, खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था। तो वहाँ पर अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रूसी सैनिक बोलते हैं कि नहाने के लिए साबुन तक उपलब्ध नहीं है, हम गोलियों से तो नहीं नहा सकते हैं, हम गोलियाँ तो नहीं खा सकते हैं, हम गोलियों से अपना पेट तो नहीं भर सकते हैं। ये यूएसएसआर की कहानी हो गई थी। उसके बाद से 1991 में यूएसएसआर का फॉल हो जाता है। फॉल यानी कि यूएसएसआर जिसमें बहुत सारे देश शामिल थे, 18 देश अलग हो जाते हैं और यूएसएसआर वीक हो जाता है। और इसमें से रूस एक देश जो है वो अकेला ही निकलता है। वो पहले से ही था, उसी ने सबको इकट्ठा करके यूएसएसआर बनाया था और सारे देश अलग अलग होकर फिर से रूस एक देश हो जाता है। दुनिया एक ध्रुवीय हो जाती है, अमेरिका का प्रभुत्व ही हो जाता है चारों तरफ। लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होती है। वो पिछले 30 वर्षों में फिर से रूस को वैश्विक पटल पर स्थापित कर देते हैं और एक महान पावर के रूप में, इकोनॉमिक रूप से भी उसको रिवाइव करते हैं और शक्ति के रूप में भी, जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी उसको मजबूत कर देते हैं। उसके बाद से ही हमारे संबंध 1991 में जब यूएसएसआर का फॉल होता है तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध डीप होने लग जाते हैं और हम फिर रूस के साथ भी संबंधों को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। फिर हमारा संबंध हो जाता है चेक एंड बैलेंस का। रूस के पक्ष में भी हमारा संबंध झुका हुआ है, अमेरिका के पक्ष में भी झुका हुआ है और इसी खींचातानी में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में भी आपको यही दिखेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले अमेरिका हमारा शत्रु हुआ करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, रूस हमारे साथ हुआ करता था। लेकिन अब दोनों ही हमारे मित्र देश हैं और यही डायलेमा अभी वर्तमान में चल रहा है। ये मैंने आपको इतिहास समझा दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो भारत और रूस के संबंधों को आप 1990 से पहले और 1990 के बाद दो भागों में बांट करके देखा कीजिए। ओके, 1990 के पश्चात आपको भारत और रूस के संबंध गहरे होते हुए तो दिखेंगे, लेकिन वो एक पक्षीय नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा नहीं दिखेंगे कि अमेरिका को भारत बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने रूस के साथ सहयोग स्थापित करके अमेरिका को बिल्कुल ही इग्नोर किया था और रक्षा संबंध बनाए थे रूस के साथ में। अब आपको वैसा नहीं दिखेगा। अगर भारत रूस से हथियार खरीद रहा है तो अमेरिका से भी हथियार खरीदता है, अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से भी कई सारी चीज़ों का इंपोर्ट करता है। अब आपको दोनों देशों के साथ हमारे संबंध दिखेंगे। देखिए और क्या क्या है जो आपको लिखना चाहिए। कीवर्ड्स आपके आईआर के आंसर में होना चाहिए। ज़रा डिटेल में मेरा वीडियो होता है, 2 मिनट का वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं। 2+2 वार्ता की शुरुआत दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर स्तरीय वार्ता के साथ पहली 2+2 वार्ता, यानी कि दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ये मिलते हैं और बातचीत करते हैं। 2+2 वार्ता इसी को कहा जाता है। भारत अमेरिका, भारत रूस और भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्तमान में 2+2 वार्ता चल रहा है। माना जा रहा है कि इस 2+2 वार्ता को और भी देशों के साथ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें संबंधों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से प्रगाढ़ कर पाते हैं। भारत रूस के मध्य सहयोग के क्षेत्र क्या हैं?
अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है भारत और रूस के मध्य व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखिए। हालांकि इस तरह के सवाल आते नहीं हैं आईआर में। आईआर में जब भी पूछा जाता है तो मल्टी डायमेंशनल सवाल लॉन्ग फॉर्मेट के पूछे जाते हैं। द्विपक्षीय व्यापार, हालांकि फिर भी आपको आंकड़े पता होने चाहिए और वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। भारतीय वाणिज्यिक विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले से पहले दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन्होंने 30 बिलियन डॉलर तक लक्ष्य निर्धारित किया था और वर्तमान में भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, खास तौर से तेल के कारण से और भी ज़्यादा बढ़ा है। सस्ते तेलों का आयात भारत ने खूब सारे किए हैं वहाँ से। इस अवधि के दौरान भारत का निर्यात 4.26 बिलियन और आयात 61.44 बिलियन का रहा है। भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ, केमिकल्स, विद्युत मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात शामिल हैं। और रूस से आयात करते हैं कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खनिज संसाधन, कीमती पत्थर, धातु, वनस्पति तेल वगैरह शामिल होते हैं जो हम रूस से खरीदते हैं। ये क्या हो गया हमारे व्यापारिक संबंधों में कमोडिटीज़ कौन कौन से हम खरीदते बेचते हैं, इसकी बात की है हमने। देखिए, मैं आंसर बहुत सारे चेक करता हूँ दिन भर में, एवरेज 150 कॉपीज़ हो जाता है, बहुत समय भी लगता है उस पर। आप इमेजिन कीजिए तो आपको पता चलेगा कितना कठिन काम है ये। ठीक है, मेरा काम है वो, तो मुझे अच्छा लगता है वो। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉपी चेक करने के दौरान एक चीज़ आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। क्या है वो एक्सपीरियंस? तो आपको ये दिखेगा कि आंसर चेक करते समय आप सभी आंसर को पढ़ते समय कीवर्ड्स आपके सामने आने चाहिए। जब कीवर्ड्स आपको दिखते हैं उसमें तो अपने आप आपके नंबर बढ़ने लग जाते हैं, और कीवर्ड्स अगर नहीं दिखते हैं तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए आईआर में या किसी भी सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर कीवर्ड्स को हाईलाइट किया कीजिए, उसको लिखा कीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोकल भाषा में लिखते हैं, लेकिन आपसे आंसर लिखते समय प्रोफेशनल होने की उम्मीद की जाती है। तो आप सही भाषा में सही तरीके से कीवर्ड्स का उपयोग करके लिखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं। मैं जिनका मेंस है उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, 100 शब्दों के आंसर में हो सकता है कि आपको 10 में से 5 मार्क्स मिल जाएं, और 200 शब्दों के आंसर में हो सकता है 10 में से 2.5 मार्क्स मिले। वो इसी का फ़र्क होता है कि कितना इफेक्टिव है आपका आंसर शॉर्ट में ही लिखा हुआ। द्विपक्षीय निवेश, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2050 तक 50 बिलियन डॉलर का संशोधित लक्ष्य रखा हुआ है दोनों देशों ने। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस यूक्रेन के संघर्ष के बाद से 22-23 के बीच में रूस से भारत का तेल आयात भारत के सकल तेल आयात का 1% से बढ़कर 40% तक हो गया है। भारतीय कंपनियों ने जम के पैसा बनाया है। हालांकि सस्ते तेल का फ़ायदा भारत के लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपने गौर किया क्या कि 2020 के बाद तेल का दाम बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ ही गया है तेलों का दाम, तो पेट्रोल, डीजल, इन सभी का दाम तो बढ़ गया है गुरु, कम तो नहीं हुआ है इनका दाम, है ना। लेकिन तेल कंपनियों को तो सस्ते दाम पर तेल मिला है, तो सरकार और कंपनियों ने तो खूब पैसा बनाया है, लोगों को कोई खास बेनिफिट इसका नहीं हुआ है। रक्षा संबंधों की बात करें, ऐतिहासिक सहयोग, शीत युद्ध के दशकों के दौरान सोवियत संघ भारत के रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्तिकर्ता था। भारत के 60 से 70% रक्षा उपकरण रूसी और सोवियत मूल के ही हैं। यूएसएसआर मूल का, सोवियत मूल जब भी कहा जाता है तो कई सारे चीज़ें, इक्विपमेंट उसमें यूक्रेन में भी बनते थे, वो सब उसी समय रूस का ही भाग था। जो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब दिखता है, ये सब उसी का भाग था। इसमें भी कई सारी चीज़ें बनती थी। तो ये हो गया कि भारत का संबंध काफ़ी पुराना रहा है। आज भी हमारे मिलिट्री में जो इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं उसका लगभग में 55 से 60% जो है वो रूस पर निर्भरता बनी हुई है। संयोजक प्राधिकरण, रक्षा के सही क्षेत्र में सहयोग, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग, सैन्य और तकनीकी सहयोग तंत्र द्वारा निर्देशित है, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्री करते हैं। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो भारत और रूस के बीच में खरीद बिक्री को देखते हैं दोनों देशों के बीच में। 20वीं IRIGC MNMTC बैठक दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। सैन्य अभ्यास भी दोनों देशों के बीच में होता है। अभ्यास इंद्र पिछली बार 2021 में आयोजित हुआ था। वोस्तोक जैसे बहुपक्षीय अभ्यास भी दोनों देश भाग लेते हैं। ये कई सारे अभ्यास हम दोनों देशों के बीच में होता है। द्विपक्षीय परियोजनाओं की बात करें तो S-24 हमने लिया है वहाँ से, T-90 टैंक है, सुखोई 30 MKI है और MiG-29 है। ये सब तो काफ़ी पुराने हो गए हैं। कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति है। INS विक्रमादित्य, एडमिरल गोर्स्कोव जिसको पहले कहा जाता था,
AK-203 ये असॉल्ट राइफल होती है। असॉल्ट राइफल आमने सामने के फाइट में उपयोग होता है। असॉल्ट राइफल एक बार बस्ट फायरिंग करते हैं। ये राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलें ये सब शामिल हैं। इतने सारे चीज़ें तो बहुत कम चीज़ें मैंने आपको बताई है। बहुत सारे जो एयरफोर्स के लिए मालवाहक विमान होते हैं उसकी भी खरीदारी हमने कहाँ से किया है? रूस से किया है। हमारे सेनाओं के लिए बंदूकें पहले AK-47 यूज करती थी, तो वो सब भी मशीन गन, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से खरीदी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत और रूस का बुनियादी विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित और भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, नैनो प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। गगनयान जो हमारा मिशन है उसमें भी काम कर रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग वर्ष 2021 में नई दिल्ली में 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के नए रोड मैप द्वारा निर्देशित है। हमने एक बैठक भी किया है 2021 में साइंस एंड टेक को लेकर। भारत का किसी दूसरे देश रूस के साथ स्थापित एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलन परमाणु संयंत्र है, जहां पर भारत और रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। इसको स्थापित करने में बहुत सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थापित हुआ है। भारत और रूस मिलकर शेख हसीना की जब सरकार थी कहाँ पर, तो बांग्लादेश में, तो वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहे थे। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश तो कोई और ही देश बनने जा रहा है, तो कोई उसका फ्यूचर नहीं दिखता है। अजीबोगरीब स्थिति में है बांग्लादेश। तो अभी तो वर्तमान में चल रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट नहीं ही चल रहा है, लेकिन भारत और रूस मिलकर बांग्लादेश से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहे थे। शैक्षणिक क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हैं। कई सारे अपने देश में ऐसे बच्चे जिनका नीट में या मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाता है भारत देश में, वो सब चले जाते हैं रूस, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, फिर भारत आकर परीक्षा पास करते हैं, तब जाकर डॉक्टर बनते हैं। भारतीय छात्र रूस में इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, विज्ञान और अन्य विषय जैसे विषयों विभिन्न पाठ्यक्रम नामांकित हैं। रूस में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों में सबसे बड़ा समूह मेडिकल छात्रों का है। हिंदी, संस्कृत, पाली जैसे भारतीय भाषाओं के अलावा कई रूसी विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है। इंडोलॉजी से तात्पर्य भारत, इसके लोग, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि को पढ़ाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है वहाँ पर? इंडोलॉजी कहा जाता है। भारत के बारे में पढ़िए, बायो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इंडोलॉजी इंडिया के बारे में वो लोग अपने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं। दोनों देश स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीटेक मतलब कि कृषि में तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न फोकस क्षेत्रों पर नवाचार में सहयोग कर रहे हैं, इनोवेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मोदी जी और पुतिन ने संयुक्त रूप से सोची, एक जगह है, बहुत खूबसूरत सा शहर है, ब्लैक सागर के तट पर, काला सागर के तट पर, रूस के शैक्षणिक संस्थान 2018 और IIT दिल्ली 2019 का दौरा भी किया है इन्होंने। तो ये क्या है? हमारे शैक्षणिक संबंध हैं। सांस्कृतिक सहयोग की हम लोग बात करेंगे। भारत रूस के बीच गहरे और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत के सिनेमा बहुत पसंद किया जाता है वहाँ पर, हद से ज़्यादा। प्रसिद्ध रूसी कलाकार दार्शनिक निकोलस रोकी अपने जीवन के अंतिम समय हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। लियो टॉल्स्टॉय और अलेक्जेंडर पुलिस्किन जैसे लेखकों का भारतीय साहित्य विचारों पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। लियो टॉल्स्टॉय की कौन सी किताब है? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। मॉस्को स्थित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र प्रमुख रूसी संस्थानों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करता है। भारतीय सिनेमा और योग भी रूस में बेहद प्रसिद्ध है। भारतीय सिनेमा बहुत पसंद करते हैं वहाँ के लोग और बहुत प्रचलित है वहाँ पर, खासतौर से सेंट्रल एशिया से लेकर के अरेबियन कंट्री और अब तो अफ्रीका में भी हो रहा है। और कहाँ पर? तो रूस और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें भारतीय सिनेमा बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, नागरिक रिलेशन की हम लोग बात करेंगे। दोनों देशों द्वारा वीज़ा की सुविधा लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने में मदद किया है। ये सब क्या है? ये क्या है? ये अलग अलग डायमेंशन है गुरु। आप शुरुआत से अंत तक अगर पैराग्राफ में लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, एवरेज मार्किंग होती है। आप रिलेशन को हेडिंग बना करके इसी प्रकार से डॉट डॉट लगा करके पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको मार्क्स अधिक मिलता है। क्या ये पूरा याद कर लेना है? नहीं संभव है, किसी से भी संभव नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो आपको इसमें से 70% चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद जब आप उत्तर लेखन करने बैठेंगे ना, तो आप एक चीज़ कीवर्ड आपको याद आएगा, 4 शब्द उसके आस पड़ोस में जोड़कर आप पूरा का पूरा पंक्ति बना सकते हैं। इसी प्रकार से लिखा जाता है। रियलिस्टिक अप्रोच यही होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप रटने बैठेंगे कि दार्शनिक निकोलस रोलिक अपने अंतिम वर्षों में हिमाचल प्रदेश से बस गए थे, ऐसा नहीं होता।
तो आप ये भी लिख देंगे कि रूस और भारत के बीच में सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, वहाँ के कई सारे लोग भारत विजिट भी करते हैं, जैसे रूस के बहुत सारे महिला पुरुष जो हैं वो गोवा आते हैं इसी मौसम के दौरान। ठीक है, इनका नाम अगर याद रहे तो इनका नाम लिख दीजिए। लियो टॉल्स्टॉय को कौन नहीं जानता है ना। राज कपूर की जो गाने हैं, मेरा जूता है जापानी, वो बहुत फेमस था वहाँ पर। राज कपूर को वहाँ पर हीरो मानते हैं अपना लोग। मिथुन को बहुत पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों रूस में, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रूस भारत के राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देने वाला प्रमुख भारतीयों को रूसी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 की यात्रा के दौरान मोदी जी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल इनसे सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी। अब कुछ चुनौतियों की भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या है वो चुनौतियाँ? रूस पर हमारी सैन्य निर्भरता 65% बनी हुई है। मान लीजिए 55 पे ही मान लीजिए, कहीं पर 65 लिखते हैं, कहीं पर 55 लिखते हैं। मान लीजिए कल को भारत और चीन के बीच में युद्ध संघर्ष होता है, रूस और चीन के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ ऐसी डील होती है जिससे रूस जो है भारत को सैन्य साजो सामान देने से मना कर देता है। 1962 में रूस ने हमारी मदद क्यों नहीं की? चीन से लड़ाई के दौरान थोड़ा बहुत किया था, लेकिन क्यों नहीं किया किसी को नहीं पता, कुछ न कुछ डील हुआ होगा। तो यही वो चीज़ है जिसको लेकर आपको कंसर्न होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति पर अगर सारी निर्भरता आपकी बनी रहेगी और अगर उस व्यक्ति ने खराब समय में आपका साथ नहीं दिया तो फिर आपके कहाँ के रहेंगे। तो यही चीज़ है भारत के साथ भी। रूस का संबंध चीन के साथ में काफ़ी प्रगाढ़ हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में उसने उसका साथ खुल कर दिया है। इस कारण से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का विषय हो गया है। रूस चीन संबंध जो है ये कंसर्न का भी विषय है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकी, इसको चुनौती के रूप में आप लिख सकते हैं, लेकिन रूस कभी भी पाकिस्तान के साथ में उसके बहुत अच्छे रिलेशन आप सोचेंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा है। भारत ने पिछले 2 दशक अमेरिका से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं, जो भारत के लिए क्या हो जाता है, एक फिर से भारत को बैलेंस करना पड़ता है कि हम अमेरिका से खरीद रहे हैं तो रूस से क्या खरीद रहे हैं, और अगर रूस से खरीद रहे हैं तो अमेरिका से क्या खरीद रहे हैं। अमेरिका के जो सहयोगी देश है, जैसे फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, इनके साथ भी हमने कई सारे हथियारों का डील किया है। तो रूस पर अगर हमने अपनी निर्भरता कम करेंगे तो हथियारों को बेचने के लिए कहीं और जाएगा। जैसे S-24 जो है, ये जो हमने लिया, S-400 जो हमने उससे लिया है, उसने चीन के साथ में इसकी डील करने की कोशिश की है। रूस यूक्रेन संघर्ष, विभिन्न मंचों पर भारत ने रूस के विरोध से परहेज किया है। दूसरी ओर रूस के साथ भारत के बढ़ते ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को पश्चिमी देशों को आलोचना का सामना करना पड़ा है। भारतीय विदेश नीति पर रूस की चिंता, रूसी अधिकारियों द्वारा समय समय पर इंडो पैसिफिक और क्वाड के विचारों की आलोचना किया गया है। क्वाड को रूस अपने खिलाफ मानता है और क्वाड भारत उसका मेंबर बना हुआ है, और इस कारण से रूस को लगता है कि कंसर्न है उसके लिए। ठीक है, आगे की राह क्या है? विभिन्न मंचों के माध्यम से भारत और रूस को अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे ब्रिक्स हो गया, RIC हो गया, SCO हो गया। इन सभी मंचों के द्वारा आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वार्षिक रूप से द्विपक्षीय बैठक भी होती है। सुरक्षा परिषद में सहयोग, जो UNSC में भारत को हमेशा सहयोग करता है, कौन? तो रूस करता है कश्मीर के मुद्दे पर। इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। संबंधों के लिए नए आयामों की खोज करनी चाहिए और रक्षा संबंधों को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। व्यापारिक संबंधों को भी और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो अगर भारत पर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो ये भारत के लिए अच्छा मौका होगा कि अपने सामानों को रूसी बाजार में बेचे। जहाँ पर चीन अपने सामानों को आसानी से बेच रहा है, वहाँ पर भारत भी बेच सकता है रूसी बाजार में अपने सामानों को। ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो आपको मैंने भारत और रूस का संबंध डिटेल में पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस भी दिए हैं शुरुआत में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर UPSC PCS पर कल मिल जाएगा। इससे पहले के भी मैंने PDF भेजे हुए हैं। कोशिश कीजिएगा लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, इतनी सी बात है। जिनका मेंस है उनका मैसेज आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, क्या पढ़ने में मन नहीं लगता। इस तरह की बहकी बातें मत करें। आपका मेंस है, मेंस पर ध्यान दीजिए। जिस दिन कल अगर मेंस है, अगर आज भी आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो भी कोई बात नहीं, आपका मेंस तैयार था। और अगर नहीं आता है तो आप मेंस देंगे अच्छे से। तो कैंसिल होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने कोई सबूत थोड़ी नहीं देखा है, मैंने हियरिंग भी नहीं सुनी है। वो सब बकवास चीज़ें मुझे लगती हैं। जो फैसला होगा उस फैसले को देखेंगे हम लोग, बाकी उससे पहले और क्या बोलूँ मैं आपको।
एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका मेन से पढ़िएगा। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं देख रहा कि आएगा आपके जीवन में। 2000 सीटें कब आती भाई? एक एसडीएम का सीट आना भी सपना हो जाता है बच्चों का। पढ़िएगा अच्छे से। धन्यवाद आप सभी का।